स्टूडेंट, सम नंबर 22 देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये शेयर्स रिलेटेड है। तो वी शर्मा परचेज 2 लाख इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स है, 35 रुपीज़ करके किया है और ब्रोकरेज 1%। कब खरीदा है? February 12, 2001, मतलब ये 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है, पॉइंट याद रखो। एंड ही गेट्स 1000 बोनस शेयर फ्रॉम द कंपनी ऑन 5 जनवरी 2015, मतलब बोनस शेयर लेकिन अलॉटेड हुआ है, बोनस शेयर अलॉटेड हुआ है 1 अप्रैल 2001 के बाद। तो देखो हमने जो एक वीडियो दिए थे बोनस शेयर्स का और शेयर्स का, वो बीच वाला पॉइंट में गिर रहे हैं, ठीक है। तो और ये देखो, ये ही सोल्ड ऑल द शेयर्स, सारा शेयर वो बेच दिया अगस्त 21, 2019 एट 150, 150 रुपये करके सारा शेयर उसने बेच दिया। उसका ब्रोकरेज है 1.2%। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, रिमेंबर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्स कंपनीज ऑन 1 अप्रैल 2001, मार्केट वैल्यू कितना है? 110 है। तो मार्केट वैल्यू 110 रुपये में कंप्यूट 110 रुपये है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स चार्जेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वाई शर्मा, इन द हैंड्स ऑफ शर्मा। तो देखो इसमें मेरा 2000 ओरिजिनल शेयर्स था और 1000 बोनस शेयर था। हम अलग अलग करते हैं, पहले ओरिजिनल शेयर करते हैं उसके बाद बोनस शेयर। अब देखो तो ये जो है, ठीक है, 2001 में ख़रीदा था और बेच रहा है 2019 में। तो ये ऑफकोर्स इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में क्या कहा था हमने कि सेल प्रोसीड्स। तो देखो यहाँ पर 2000 शेयर वो उन्होंने 150 रुपये करके बेचा है, जो कि उसको 3 लाख मिला है। लेस सारा एक्सपेंसेस होता है और लेस कॉस्ट इंडेक्स एक्विजिशन। तो सिंपल बात है कि देखो ये 2000 शेयर था, मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल, जेहेतु 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा, तो हम लोग को हमेशा 1 अप्रैल 2001 में मार्केट वैल्यू हमको देखना है। तो मार्केट वैल्यू इसका था 110। तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना होगा? 2000 इंटू 110 इंटू करेंट ईयर इंडेक्स, ये बार बार बता रहा है 289, और ये 2001-2002 में मेरा इंडेक्स कितना था? 100 रुपया था। तो इस हिसाब से देखो जो शेयर्स था, ओरिजिनल शेयर्स था, उसका कॉस्ट इंडेक्स निकल गया 6,35,000 और लेस ब्रोकरेज ऑफ ट्रांसफ़र। अब ये जब सेल किया तो ये एक्सपेंसेस कहते हैं, सेल एक्सपेंसेस और ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। देखो हम फॉर्मेट में भी दिया है, ये ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस है। तो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जो है वो 1.2% है। तो 1.2% ऑफ व्हाट ना, 1.2% ऑफ द सेल प्रोसीड, जो कि 3600 है। तो 3 लाख से ये माइनस करने के बाद देख रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ओरिजिनल शेयर्स। ओरिजिनल शेयर के बाद आ रहा है हम लोग बोनस शेयर्स। याद रखना बोनस शेयर लेकिन अलॉट हुआ है 1 अप्रैल 2001 के बाद। तो 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर अलॉटेड होता है तो उसका कॉस्ट होता है हमेशा नील। बोनस शेयर्स का वैल्यू और कॉस्ट हमेशा नील होता है, ठीक है। ये तुम लोग देख भी सकते हो, हम इसको फिर से दिखा रहे हैं। फिर से देखो ये खुल नहीं रहा है। हाँ, तो ये चार्ट तुम लोग देखने से ही पता लग जाएगा कि ये चार्ट देखने से ही पता लग जाएगा कि ये 1 अप्रैल 2001 के बाद में अगर हम लोग खरीदेंगे तो नील हो जाता है। तो देखो यहाँ पर भी बोनस शेयर 1000 था, 150 रुपये करके बेच के 1,50,000 आया। देखो इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन नील है। क्यों नील है? क्योंकि ये बोनस शेयर अलॉट हुआ था 1 अप्रैल 2001 के बाद, इसलिए ये नील हो गया। और लेस ब्रोकरेज, सेम कॉन्सेप्ट, ब्रोकरेज 1.2% था। तो सेल प्रोसीड इसका था 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 1.2 जो कि आ रहा है 1800। तो 1,50,000 से 1800 माइनस करने से इसमें कैपिटल गेंस आ रहा है। तो ओवरऑल कैपिटल लॉस ही आ रहा है, क्योंकि 1,48,200 गेन कर रहे हो बाय सेल ऑफ बोनस शेयर्स, बट ओरिजिनल शेयर बेच के तुमने 3,39,400 यहाँ पर देखो लॉस किए हो। तो ऑल टुगेदर 1,91,000 मेरा कैपिटल लॉस ही आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इस पर पॉइंट भी है, थोड़ा देख लो नोट नंबर में क्या लिखा हुआ है। एज बोनस शेयर आर एक्वायर्ड आफ्टर March 31, 2001, वही हम जो बता रहे थे, कॉस्ट एक्विजिशन विल बी टेकन एज नील, ये रूल ही है।
और ये जो लॉस हुआ है ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो एक अलग से चैप्टर ही है, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, वो सीखने से ये सब हो जाएगा। हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉस निकाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट प्रॉब्लम 19 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि के गुप्ता फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर 1920। उन्होंने क्या किया, वन एग्रीकल्चर लैंड विच इज़ सिचुएटेड विद इन द जुडिजिक्शन ऑफ द म्यूनिसिपलिटी, जो परचेज किए थे मई 2008 में एट ए कॉस्ट ऑफ 25,000 एंड सोल्ड इन नवंबर 2019। नवंबर 2019 मतलब 1920, सो 1920 में ये 3.5 लाख में बेचा है। तो इसमें क्या प्रॉफिट होगा, तो नॉर्मली देखो तो एग्रीकल्चर लैंड इज कम अंडर द कैपिटल एसेट्स। अर्बन लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड, सभी मेरा कैपिटल एसेट्स में होता है। तो इसमें देखो ये कितने में बेचा है, 3.5 लाख में। तो मेरा जो सोल्यूशन है इसमें भी देखो ये 3.5 लाख में सेल किया है। अब इसमें लेस किया है, लेस सेल्स कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन हो गया, फिर लेस इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन। सो इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन कैसे निकाला जाता है, देखो ये 2008 में खरीदे थे और ये बेचा है 2019 में, मतलब 1920 में। और ये मई 2008 में शायद के कब खरीदा है, मई 2008 का मतलब 2008-9 में खरीदा है। तो इसका इंडेक्सेशन बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग, जो 25,000 डिवाइडेड बाई 8-9 का हमने चार्ट भेजे हैं, देखो 8-9 में उसका इंडेक्सेशन था 137, तो 137 से डिवाइड किया इनटू द करेंट ईयर इंडेक्स। करेंट इंडेक्स मतलब 1920 का इंडेक्स है 289, इससे मल्टीप्लाई करने से मेरा ये वैल्यू आया 52,737। तो 3.5 लाख से ये माइनस करने से, तो नॉर्मली यही मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस क्यों है, क्योंकि 2008 में खरीदा है और बेचा है 2019 में, तो 11 साल ऑलमोस्ट हो गया, इसके लिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मेरा हो गया 2,97,673। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ई पढ़ो, तो पॉइंट ई में बोला है परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस एट बर्धमान इन मार्च 2020 एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख। 2 लाख में उन्होंने एक तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है। तो इसका एक रूल था, क्या रूल था कि हमने कोई भी एसेट अगर बेच के, अगर कोई भी रेसिडेंशियल हाउस अगर हम लोग खरीदेंगे तो हमको एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर घर बेच के घर नहीं है, अगर घर बेच के घर होता तो सेक्शन 54 होता, लेकिन ये एग्रीकल्चर अर्बन लैंड बेच के मेरा हाउस प्रॉपर्टी खरीदा गया। तो देखो स्टूडेंट ये सेक्शन 54 अच्छे से देखो, ये सेक्शन 54 में एग्जम्पशन क्या है ना, कोई भी स्टॉक, गोल्ड, प्लॉट, लैंड, बॉन्ड कुछ भी खरीद के, देखो क्या खरीदे हम लोग, रेसिडेंशियल हाउस खरीदे। ठीक है, ये सब बेच के अगर हम लोग रेसिडेंशियल हाउस खरीदेंगे तब जाके हमको एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 54। तो इसमें क्या है ना, बाई क्या बोला है, देखो बाई बोला है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और सेल कुछ भी हो सकता है एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी बेच के, कोई भी कैपिटल एसेट बेच के, तो सेक्शन 54 में हमको एग्जम्पशन मिलेगा। अब कितना एग्जम्पशन मिलेगा ये बात भी है, तो इसके लिए ये देखो सेक्शन 54 में बोल रहे हैं इन्वेस्ट एंटायर सेल प्रोसीड्स इन न्यू प्रॉपर्टीज टू क्लेम एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। लेकिन एक हमने बताया था कि एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा। प्रोपोर्शनेट अमाउंट होने से क्या होगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में देखो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन इनटू इन्वेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनेट कब होता है ना, इफ एंटायर कंसिडरेशन नॉट इन्वेस्टमेंट। अगर तुमने बेच के पूरा अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग इतना ही, हम लोग को ये जो प्रोपोर्शनेट डिसअलाउंस है यही हम लोग को एग्जम्पशन मिलेगा। अब तो सीधा क्वेश्चन में आ जाओ, तो ये इसको कितना डिडक्शन मिलेगा, तो सिंपल बात है, देखो ये सिर्फ 2,97,263 इतना ही हमको कैपिटल गेंस हुआ, लेकिन इन्वेस्ट उससे कम किया है। तो इन्वेस्ट जब कम किया है कैपिटल गेंस से, मेरा अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मेरा वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेंस डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन इनटू इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब देखो इसमें चले आओ, तो इसमें देखो सेक्शन 54 में बोला है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54,
ये जो फॉर्मूला है ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। देखो हाउस विद इन द 2 ईयर्स, 2 साल का अंदर तो खरीदा ही है, ये तो हमने पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेंस दैट इज 2,97,263 इंटू अमाउंट इन्वेस्ट। तो अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था 2 लाख डिवाइडेड बाई सेल कंसिडरेशन। फिर से बता रहा है, फिर से ये फॉर्मूला देखो, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेंस इंटू इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाई सेल कंसिडरेशन। ये करने के बाद जो अमाउंट आएगा दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F। तो ये टोटल से इतना अमाउंट माइनस करने के बाद जो मेरा बच रहा है यही मेरा 1,27,398 यही मेरा कैपिटल गेंस हुआ है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का ये पार्ट हो गया। इसके बाद देखो सेल ऑफ MEP, पॉइंट डी पढ़ो। पॉइंट डी में दिया हुआ है कि सोल्ड MEP, तो MEP इज वन ऑफ आवर कैपिटल एसेट्स। तो ये कैपिटल एसेट्स क्या है ना, सिंपल बात है कि हमने कितने में खरीदे थे, 10,000 में खरीदे थे। कब खरीदे थे, मार्च 2006 में खरीदे थे 10,000 में। तो इसको 64,000 लेस कॉस्ट इंडेक्स एक्विजिशन वो कितना होगा 10,000 इंटू 289, क्योंकि 289 मेरा करंट ईयर का इंडेक्सेशन है, डिवाइडेड बाई 2006-07 का इंडेक्सेशन क्या था 117। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो इंडेक्सेशन ये डायरेक्टली किया है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा कॉलम फॉर्म करेंगे। तो मेरा ये कैपिटल गेंस आ गया। तो कुल मिला के ये मेरा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आ गया। अभी भी बाकी ये सम बहुत बड़ा ही सम है। इसके बाद देखो F पॉइंट पढ़ो। अच्छा एक बात बता देते हैं, इसमें B पॉइंट में देखो 1 मोटर कार परचेस ऑन जुलाई प्रेजेंटली आ, तो इतने में बेचा है। तो ये जो B पॉइंट है ये इरिलीवेंट है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेंस, क्योंकि हमने बताया कि कैपिटल एसेट बेचने से ही मेरा कैपिटल गेंस होगा। तो मोटर कार, कोई भी फर्नीचर वगैरह दीज आर नॉट आवर कैपिटल एसेट्स, तो ये एकदम ही एलिमिनेट हो जाएगा, इसको एकदम इग्नोर करके ही चलो। तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो है 1 नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड परचेस ऑन May 2017 1,12,000 में, और पर्सनल यूज़ के लिए चाहे जो भी हो वाइफ के लिए, और ये दिसंबर 2009 में बेचा है। तो देखो गोल्ड के लिए कितना दिन था, गोल्ड के लिए नॉर्मली 3 साल था, तो 3 साल से पहले ये बेच दिया है, तो इसके लिए शॉर्ट टर्म हो गया। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो हमने 1,12,000 में, ठीक है, इसको खरीदे थे, लेकिन बेचे कितने में 93,500 में। तो 93,500 माइनस 1,12,000 जो बचता है वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल तो गेन तो इसमें हुआ ही नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ 18,500। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। ठीक है, तो इसमें एक चैप्टर है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, तो नेक्स्ट में हम समझाएंगे कि सेटअप कैरी फॉरवर्ड क्या रूल है। तो इस रूल में क्या बोला जाता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल का कोई भी लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। तो ये 1,66,000 से 18,500 माइनस होने के बाद जो बच रहा है वही मेरा कैपिटल गेंस है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट कैपिटल गेंस करने के लिए अभी हम लोग को थोड़ा बोनस शेयर्स का भी नॉलेज चाहिए, और बोनस शेयर्स का कैपिटल गेंस कैसे होता है उसके लिए भी हम लोग को थोड़ा जानना ज़रूरी है इसका रूल। तो बोनस शेयर का रूल एक चार्ट में हम फॉर्मेट में किए हैं, उसको अच्छे से ध्यान से देखो। जो बोनस शेयर है इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बोनस शेयर में बोल रहा है कि इफ़ द ओरिजिनल शेयर्स एंड द बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2001, अगर 1/4/2001 से पहले अगर अलॉटेड होगा तो देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू, FMV का मतलब फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिच एवर इज हायर, उसी को हम लेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ ओरिजिनल शेयर। और इन केस ऑफ बोनस शेयर फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग लेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2001, क्योंकि बोनस शेयर के लिए कोई COA नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता है, क्योंकि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, तो पहला कैटेगरी में क्या है ना, ओरिजिनल शेयर अगर अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2001, इसके लिए ये कैटेगरी है। ठीक है, ये अच्छे से देख लो, जब सम करेंगे तब जाके इसका इम्पॉर्टेंट तुम लोग को पता लगेगा। अब देखो सेकंड में, इफ़ द ओरिजिनल शेयर एक्वायर्ड 1/4/2001 बट द बोनस शेयर अलॉटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2001, मतलब ओरिजिनल शेयर 1/4/2001 से पहले हो गया, लेकिन बोनस शेयर बाद में, मतलब 1 अप्रैल 2001 के बाद में होगा। तो यहाँ पर देखो इन केस ऑफ ओरिजिनल शेयर का क्या होगा ना, फेयर मार्केट वैल्यू जो है
एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और COA व्हिच एवर इज हायर, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन इन केस ऑफ बोनस शेयर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, इसका होगा इंडेक्सेशन जो है वो कुछ नहीं होगा, मतलब ये वैल्यू नील हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इस कैटेगरी में फेयर मार्केट वैल्यू जो है 2001 उसी को कॉस्ट हम लोग मानेंगे। लेकिन इसमें बोनस शेयर, तो बोनस शेयर जब 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर अलॉटेड होगा, सिंपल, ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग अगर बताएंगे कि 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर बोनस शेयर अलॉट होगा तो बोनस शेयर का कॉस्ट नील रहेगा, ठीक है। और देखो, इफ ओरिजिनल शेयर एंड बोनस शेयर बोथ आर एक्वायर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2001, ठीक है, तो अगर 1/4/2001 के बाद होगा तो ओरिजिनल शेयर के लिए कॉस्ट इनकर्ड है, और इनके सब बोनस शेयर यहाँ पर भी उसका वैल्यू नील रहेगा, ठीक है। ये जब सम करेंगे तभी जाके इसका एप्लीकेशन तुम लोग को समझ में आएगा। लेकिन तुम लोग को थोड़ा बहुत इसका ये ध्यान में रखना है कि अप्रैल 2001 से पहले होगा तो बोनस शेयर के लिए, मेनली बोनस शेयर के लिए बोल रहे हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर होगा। लेकिन बोनस शेयर अगर 1/4/2001 के बाद होगा तो नॉर्मली बोनस शेयर्स का कोई कॉस्ट नहीं होता है, नॉर्मली बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, इसलिए बोनस शेयर्स का जो कॉस्ट है वो नील रहेगा। और इस केस में भी, थर्ड केस में भी नील रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिखे हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, लास्ट 2 पॉइंट ये हम बोले भी थे, इन केस ऑफ सेल ऑफ डिबेंचर देयर इज़ नो इंडेक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड। तो अगर हम लोग डिबेंचर बेचेंगे तो उसका इंडेक्सेशन करने का ज़रूरत नहीं है, द कॉस्ट प्राइस इज़ कंसिडर्ड, तो कॉस्ट प्राइस इज़ कंसिडर करेंगे हम लोग इनका कैपिटल गेंस डिटरमाइन करने के लिए। और इन केस ऑफ सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और एनी डेप्रिसिएबल वैल्यू देन रिटर्न डाउन वैल्यू विल बी कंसीडर। कोई भी डेप्रिसिएबल वैल्यू जो है, डेप्रिसिएशन वैल्यू कोई भी एसेट्स होगा तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कंसीडर होगा, इसका भी कोई कॉस्ट इंडेक्स एक्विजिशन नहीं होगा। और ऊपर वाला पॉइंट देखो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इम्प्रूवमेंट होगा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स, वो भी तुम्हारा हम लोग फॉर्मेट भी हम बताए कि इसके लिए भी इंडेक्सेशन होगा। और इन केस ऑफ रिलेशन ऑफ सेक्शन 55 तो कैपिटल एसेट्स के लिए सेक्शन 55 होगा तो इट शैल बी टेकन। ये जब सम करेंगे तभी जाके हम लोग को पता लगेगा। लेकिन बोनस शेयर्स और शेयर्स का ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना कि एक डेट वाइज हम लोग को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी देखो यहाँ पर लैंड एंड अर्बन एरिया, सो द लैंड एंड अर्बन एरिया इज ऑल्सो कम अंडर द कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो कैपिटल एसेट्स तो लैंड एंड अर्बन एरिया हो गया। अब देखो ये कब खरीदे थे, डेट ऑफ एक्विजिशन इज 2015, जुलाई 2015, और इसका सेल कब हुआ देखो मई 2019, मतलब इसका भी गैप 4 साल हो गया है। 4 साल हो जाने के मतलब क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हिसाब से होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 2,20,000, मतलब जब ये लैंड खरीदे थे तब उसका दाम था 2,20,000 और इसको जब बेचे तो इसका 1,33,500। लेकिन इसका ब्रैकेट में एक चीज़ दिया हुआ है, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ 19,50,000। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 19,50,000 जब कोई ज़मीन या घर या ऐसी बेचा जाता है, तुम लोग को पता ही होगा कि एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन में एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है कि उस बिल्डिंग का या उस एरिया का या उस लैंड का क्या वैल्यू हो सकता है। तो इस वैल्यू है 19,50,000, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक तो सेक्शन 50C बोल के एक है, सेक्शन अंडर सेक्शन 50C। तो 50C में एक्चुअली बोला है कि सेल प्रोसीड्स और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिच एवर इज हायर इज टेकन एज सेल कंसिडरेशन। इसका मतलब जिस दाम में बेचे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन दोनों में जो ज़्यादा है उसी को हम सेल वैल्यू बोलेंगे। तो इसमें देखो कि यहाँ पर फुल वैल्यू कंसिडरेशन दिया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज पर सेक्शन 50C। इसमें ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये सब में मिसप्रिंट है, ये 19,40,000 नहीं होगा, ये 19,50,000 होगा, 19,50,000 होगा। मतलब यहाँ पर देखो कि ये सेल प्राइस था 18,33,500, ये हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और द एक्चुअल सेल प्राइस व्हिच एवर इज हायर वी आर कंसिडर। सो यहाँ पर 19,40,000 आ गया
और ये कब खरीदे थे, देखो 2,20,000। कब खरीदे थे, 2015 में। 2015 का कब, जुलाई। इसका मतलब हो रहा है ये अकाउंटिंग ईयर हो रहा है 15-16। तो 15-16 में जो रेट है वो चार्ट हम तुम लोग को भेज दिए हैं, ठीक है। उस हिसाब से तुम लोग देख लोगे कि 15-16 में मेरा इंडेक्सेशन किया है। और ये हम लोग तो बेचे कब है, ये मई 2019, मतलब 1920 में बेचे। तो 1920 में मेरा इंडेक्सेशन था 289। तो यहाँ पर सिंपल बात है, देखो 2,20,000, हाँ 2,20,000 डिवाइडेड बाई 254। 254 इज द इंडेक्स वैल्यू फॉर द ईयर 15-16। तो 15-16 का वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 1910 का जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करके इसका जो कॉस्ट आया 2,50,315। तो 19,50,000 से 2,50,315 माइनस करोगे तो 16,89,000 आएगा। इसके बाद देखो डिबेंचर। तो डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर इज अ कैपिटल एसेट्स, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। ये एक्सेप्शनल क्या है कि डिबेंचर में क्या होता है, इंडेक्सेशन नहीं होता है। डिबेंचर खरीदते हैं जितना भी हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी हो, इसमें इंडेक्सेशन नहीं होता है। मतलब जिस दाम में बेचे लेस जिस दाम में खरीदे, ये से लेस हो जाता है। ऐसा बहुत सारा लिस्ट है, ये लिस्ट हम लोग भेजेंगे कि किस किस में इंडेक्सेशन नहीं लगता है। जैसे डिबेंचर में नहीं लगता है, प्लांट एंड मशीनरी अगर बेचेंगे तो इसमें मेनली ये दो ही है कि डिबेंचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, इसमें हम लोग को इंडेक्सेशन नहीं होता है। तो सिंपल बात है, तो बहुत सिंपल हो गया ये सम। देखो हमने यहाँ पर सेल कितने में किए, 7,28,500 में सेल किए हैं डिबेंचर। हालांकि 2016 3 साल हो गया है, लेकिन यहाँ पर डिबेंचर का क्या है, 7,28,500 माइनस ये कब खरीदे हैं, देखो कॉस्ट एक्विजिशन है 1,45,000। तो यहाँ पर देखो 1,45,000 सिर्फ कॉस्ट लेस किए हैं, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7,28,500 से 1,45,000 माइनस करेंगे, मतलब सेल कितने में किए और परचेस में, दोनों का जो डिफरेंस है ये भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का अंडर में आ गया। तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आ गया इतना अमाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखते रहो। तो इसमें दो चीज़ एक्स्ट्रा सीखे, एक तो है सेक्शन 50C, फिर सेक्शन 50C में बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं कि ये होगा कि सेल प्राइस और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिच एवर इज हायर। और डिवेंचर में इंडेक्सेशन हम लोग नहीं करेंगे, उसमें जिस दाम में खरीदे उस दाम में हम लोग इसको लेस करेंगे। यहाँ पर कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा डिवेंचर के लिए। देखो यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है, देखो हाँ ये बढ़िया है कि इन केस ऑफ सेल ऑफ डिवेंचर बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन, बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड इवन इफ द डिवेंचर आर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं। बेनिफिट कैसे मान लो कि 10 साल 5 साल पहले हम लोग 2-3 लाख में खरीदे थे, अभी उसका दाम 3-4 लाख हो गए, इसका वजह से हम लोग का प्रॉफिट कम होता है, तो इसका बेनिफिट बोला जाता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये बेनिफिट हम लोग डिवेंचर के हिसाब से नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग सम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। कैपिटल गेंस का एक सम है प्रॉब्लम 12, ये अच्छे से देखो। इसमें टेबुलर फॉर्म में दे दिया कि एक बिल्डिंग था जिसका डेट ऑफ एक्विजिशन था May 3, 2013 और उसको बेच डाला August 21, 2019। तो हम बार बार बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग पहले हमको टाइम पीरियड देखना है कि ये बिल्डिंग कितने दिन रखने के बाद, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन और परचेस से कितने दिन बाद ये हमने सेल किया है। तो इसमें क्लियरली गिवन दैट May 2013 में ये खरीदा और August 21, 2019 में इसको सेल किया, मतलब लगभग 6 साल। तो नॉर्मली बिल्डिंग के लिए मेरा टाइम पीरियड है फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस इट्स 2 years। सो ये 2 साल एक्सीड कर जा रहा है, तो इसको हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस करेंगे, तो इसका अंडर में आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। अब आओ तुम सोल्यूशन में आओ, तो यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लिखा हुआ है ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग देखो 6,25,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर है भी, क्वेश्चन में भी है, ये क्वेश्चन में भी है कि ये सेल प्रोसीड जो है वो 6,25,000 है। तो हमने यहाँ पर सेल कंसिडरेशन लिख दिया 6,25,000। अब तुम लोग को बताया कि यहाँ पर दो चीज़ होता है, लेस कॉस्ट एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो वी शुड यूज़ द इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए हम लोग को एक टेबल याद रखना पड़ेगा। देखो हमने ये टेबल
ये टेबल देखो, ये टेबल में नीचे एकदम देखो, नीचे देखो इसका ईयर दिया हुआ है। ये देखो नीचे एकदम देखो 2001 टू 2000 सबका ये इंडेक्स हमको याद रखना पड़ेगा, कॉस्ट इंडेक्स हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये 2001-2 से स्टार्ट हुआ है, 2001-2 से लेके यहाँ पर देखो 2008-9 और लास्ट तक 1920 तक मेरा ये दिया हुआ है। तो 1920 का हमेशा याद रखना, क्योंकि हम लोग जो सेल करेंगे, जो एसेट सेल होता है वो हमेशा 1920 का ही होता है। 19-20 में इसका सेल है, इस सेल करते हैं तो उसका इंडेक्सेशन है 289। अब हम लोग सम में चले जाते हैं, हम सम में चले जाते हैं। सम में आके देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगा? तो सिंपल देखो, इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन का क्या फॉर्मूला था? इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन का फॉर्मूला था कॉस्ट जो है वो इनटू करंट ईयर इंडेक्स। सो द करंट ईयर इंडेक्स कैसे पता लगेगा? और डिवाइडेड बाय परचेज ईयर इंडेक्स। तो इस कौन सा ईयर में ये परचेज किए थे? मई 2013। तो मई 2013 का मतलब ये होता है 13-14, फॉर द ईयर 13-14। तो 13-14 में हम लोग को क्या इंडेक्सेशन था और 1920 में, और इसको बेचा कब देखो अगस्त 21, 2019, मतलब ये 1920 19-20 में इसको कितने में बेचा है। तो इसमें फिर से एक बार हम लोग जाते हैं, फिर से एक बार ये इंडेक्सेशन में जाते हैं और देखो 1920 में मेरा दिया हुआ है 1920 में मेरा दिया हुआ है देखो 289। और ये कब खरीदे थे हम लोग? खरीदे थे मई 2013, मतलब कौन सा ईयर फाइनेंशियल ईयर हो रहा है? 13-14। तो देखो 13-14 में इसका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो आराम से दिया हुआ है। 13-14 में है 220। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो 3,50,000 डिवाइडेड बाई कौन सा करेंगे? डिवाइडेड बाई परचेज ईयर। तो परचेज ईयर मतलब 13-14 का इंडेक्स कितना था? 200 डिवाइडेड बाई 220 इंटू हम लोग का करंट ईयर जो 1920 का कितना है 289। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये डिवाइडेड बाई 220 इंटू 289 जो इंडेक्स आया। तो नॉर्मली क्या होता है कि 3.5 लाख हम लोग 13-14 में खरीदे थे, उस टाइम हमने पैसा इन्वेस्ट किया था 3.5 लाख। लेकिन अभी जो बेच रहा है फॉर द ईयर 1920, उस ईयर में अभी इसका क्या बोलते हैं मॉनिटरी वैल्यू बढ़ जाता है। प्राइस इंडेक्स होता है, ये तो पता ही है कि जो 10 साल पहले जो हम लोग खर्चा करते हैं अभी तो उसका खर्चा कैसे होगा। इस लेवल में करंट ईयर लेवल को लाने के लिए हमको ये इंडेक्सेशन करना पड़ता है, इसको ही इंडेक्सेशन कहते हैं। तो इंडेक्सेशन करके देखो ये 3.5 लाख बन गया 4,59,773। तो 6,25,000 मेरा सेल प्रोसीड्स है, मतलब बेच के हमने कमाया। और उसका कॉस्ट इंडेक्स 3.5 लाख लेस नहीं होगा, 3.5 लाख लेस नहीं हो, लेस कितना होगा 459। इससे हम लोग का इनकम थोड़ा कम हो जाता है। तो इसका कैपिटल गेंस आया, बिल्डिंग बेच के कैपिटल गेंस आया मेरा 1,65,227। नाउ लेट्स मूव टू अनलिस्टेड शेयर्स। तो अनलिस्टेड शेयर में भी देखो कि ये जुलाई 21, 2012 में खरीदे और इसको बेचे कब? सितंबर 2019 में, मतलब इसका भी 7 साल गैप हो गया। तो अनलिस्टेड शेयर के लिए भी 2 साल था, तो 2 साल एक्सीड हो गया, मतलब इट इज़ ऑल्सो कम अंडर द इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। सो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस देखो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट से किए हैं, सेम कॉन्सेप्ट एकदम कि सेल ऑफ शेयर्स। तो सेल ऑफ शेयर कितना है? 2,12,000 में हमने सेल किए, यहाँ पर लिखा ही हुआ है। और ये शेयर कितने में खरीदा था? 50,000 में। लेकिन 50,000 नहीं होगा, क्योंकि 50,000 तो खरीदे थे कौन सा ईयर में? ये जुलाई 2012 है, मतलब 12-13 में। तो 12-13 में हमने 50,000 खरीदा। अभी 1920 में उसका वैल्यूएशन क्या होगा और इंडेक्सेशन क्या होगा, इसके लिए फिर हम लोग को इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 50,000 है इंटू 289, ये तो एकदम बराबर 289 हम लोग का हो गए, क्योंकि हम लोग को असेसमेंट ईयर 2021 और प्रीवियस ईयर 1920। तो 1920 का इंडेक्स हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे 289 ये तो याद रखना ही पड़ेगा। और डिवाइडेड बाई कौन सा ईयर होगा? परचेज ईयर होगा। तो लिस्टेड शेयर्स के लिए परचेज कौन सा ईयर है? ये है 2012 एंड 13। सो 2012-13 में इसका इंडेक्सेशन कितना था? मतलब 12-13 में। तो देखो 12-13 में इसका इंडेक्सेशन था 200, 12-13 में इसका इंडेक्सेशन था 200। तो यहाँ पर देखो हमने 200 से ही डिवाइड किया। सो 200 से डिवाइड करने से मेरा कितना आया इसका वैल्यू? 72,250। तो 2,12,000 से 72,250 माइनस किए तो बचा 139,750। तो बिल्डिंग और लिस्टेड शेयर बेच के टोटल कैपिटल गेन किया हम लोग 3,04,977 रुपया।
ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कैपिटल गेंस करेंगे और इसी तरह से हम लोग टाइम गैप देख के हम लोग निकालेंगे कि वेदर इट इज़ अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। नॉर्मली मैक्सिमम लॉन्ग टर्म ही होता है और लॉन्ग टर्म में हम लोग का इंडेक्सेशन यूज़ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट तुम लोग को समझ में आया होगा। ये वीडियो बार बार देखो, अगर समझ में नहीं आए तो हमको मैसेज करना। थैंक यू सो मच।